हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जो एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर को आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपसे जो मैंने सवाल पूछे थे उसके आंसर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट्स में दिए। इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आप लोगों से। और मैं यहाँ पर मैं आश्वस्त हो रहा हूं कि अब मेरे बच्चे जो है वो सिलेक्शन के साथ में रैंक की भी तैयारी कर रहे हैं। कल मैं ओके, तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कह रहा था यहाँ पर कि जो है आप लोगों की जो ये विशेष श्रृंखला चल रही है, इससे आप लोगों ने जो पिछला प्रतिसाद दिया है उससे मैं ये आश्वस्त हूं कि आप लोग जो अब सिलेक्शन के साथ में रैंक लाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। साथ ही साथ मैंने एक कल रैंडमली क्लास देखी आप लोगों की नेशनल मूवमेंट की, जिसके अंदर में मैंने जाकर टेस्ट में देखा पेड क्लास के अंदर में। और मैंने देखा कि मैं देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं। और मैं जानकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, कल रात में करीब 2:30 बज रहे थे और मैंने जाकर जब चेक किया तो देखा कि 347 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया हुआ था उसके अंदर में। ठीक है, 347 बच्चे ऐसे उस टेस्ट के अंदर में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था पेड क्लास के अंदर में। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत को जो है सैल्यूट है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जो लक्ष्य है हमारा, जो मिशन है टॉप 100 में आने का, ठीक है, तो वो करना है हम लोगों ने। पूरी टीचिंग परीक्षा को आप लोगों ने टॉप 100 के अंदर में लेकर आना है। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है। जिनको सपने देखने होते हैं ना केवल, उनके लिए रात जो है छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ सपने ही देखने होते हैं और बहुत सारे सपने देखने होते हैं। लेकिन जो सपना पूरा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके लिए दिन भी छोटा पड़ जाता है। दिन कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? बताइए। क्योंकि दिन जो है ना फ्रेंड्स, ये होता है आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए। सपने देखने से नहीं, सपने जो है फ्रेंड्स उसके लिए मेहनत करने से पूरे होते हैं। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मेहनत करने से पूरे होते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। और मैं जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने 700 प्लस यहाँ पर में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स सेशन को लाइक करने के लिए भी। चलिए, हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज हम लोग 3000 प्लस बच्चों का जो है टारगेट रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? अब देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। बोला गया है कि 1916 का जो सेशन हुआ था, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन का कांग्रेस का, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? और यहां पर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसमें तिलक और जो उनके समर्थक थे, मतलब कि गरम दल के जो नेता थे, उन लोगों को वापस लिया गया था कांग्रेस के अंदर में। तो बता दीजिए जल्दी जल्दी से। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अभी, उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन अब आप लोगों के आएंगे थोड़ी देर के अंदर में। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो पढ़ाऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन अब थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों को वो भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में अंबिका चरण मजूमदार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है, इस पर क्वेश्चन आता है। मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। हुआ यूं के मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मुस्लिम लीग के भी नेता थे और कांग्रेस के भी। आप लोगों में से जो है कुछ लोग जानते होंगे कि 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेता हुआ करते थे, दोनों पार्टी में शामिल थे वो। ठीक है, कांग्रेस में भी शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने क्या किया, दोनों की पहल करवाई कि चलो यार संयुक्त सेशन करते हैं। और कांग्रेस के तरफ से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार उस समय में अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी हामी भर दी कि ठीक है, ठीक है, संयुक्त ज्वाइंट सेशन करते हैं। क्योंकि हुआ यूं था कि वर्ल्ड वॉर वन जो है फ्रेंड्स वो चल रहा था आप लोगों का। वर्ल्ड वॉर वन चला 1914 से लेकर 1916 तक, 1918 तक आप लोगों का। तो 1918 तक जो है वो आप लोगों का 4 साल तक वर्ल्ड वॉर वन चला। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर में भारतीय लोगों के ऊपर में बहुत सारे टैक्स लगाए गए। जबरदस्ती भारतीय जो सैनिक थे उन लोगों को यूरोप में भेजा गया लड़ने के लिए। उनकी बॉडीज तक वापस नहीं आ पाई, इतना ज्यादा जो है हमारा शोषण किया गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जो है वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस समय में। अध्यक्षता की मोहम्मद अली जिन्ना ने। और हमारे भारत की तरफ से जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। ये याद रखना है आप लोगों ने, अंबिका चरण मजूमदार। तो जिन्ना उस समय में जो है ना जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत बड़े वकील के रूप में काम करते थे, एक पक्षधर थे। तो हमारी बेचारी भोली भाली सी सरोजिनी नायडू, उन्होंने तो मोहम्मद अली जिन्ना को 1916 के अधिवेशन के बाद में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दे दिया था। और एग्जामिनर जो है वो भी उनसे भी ज्यादा भोला भाला, ठीक है, सरोजिनी नायडू से भी। तो क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने कि मोहम्मद अली जिन्ना को 1916 के अधिवेशन के बाद में किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था?
तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने बताया था 1916 के अधिवेशन के बाद? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, हमारी भोली भाली सी सरोजनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बता दिया था, बोला था कि ये बहुत बड़े पक्षधर है। बाद में पता नहीं क्या हो गया, दिमाग फिर गया। ठीक है, जिन्ना का वो एकदम ही अलग थलग बातें करने लगे वो। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार और सरोजनी नायडू, ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। इसी वजह से सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला था इनको। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, वो होता है ना, प्रीत में एक रतन मैं जड़ू तुम जड़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ू तुम गढ़ो, उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। ठीक है, एक कदम मैं बढ़ू तुम बढ़ो। ठीक है, बात तुम मान लो बात मैं मान लू। ठीक है, तो मैं भी पहचान लू तुम भी पहचान लो। तो ये एक जो चीज थी ना, जो प्यार होता है और जो समझौता होता है और जो सब एक साथ चलने वाली जो चीज होती है, उसमें एक दूसरे की चीजें समझना होता है, एक दूसरे को समझना होता है। कुछ बात वो मान ले, कुछ बात आप मान लो। तो यही पे वो चीज हुई थी। क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि अंग्रेजों ने 1909 में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको एक रिजर्वेशन टाइप का दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट एक रिजर्वेशन टाइप का आप समझ लीजिए, लेकिन रिजर्वेशन से भी थोड़ी सी बड़ी चीज होती है वो। उसमें जिस समुदाय को वो दिया जाता है ना, उस समुदाय के लोग ही खड़े हो पाते हैं और उसी समुदाय के लोग वोट भी डालेंगे। रिजर्वेशन में केवल इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होता है, वोट सारे लोग डालते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। कांग्रेस ने उसको कभी माना नहीं, कांग्रेस ने उसका हमेशा विरोध किया, बोला कि ये तो फूट डालने वाली राजनीति है। ठीक है, जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे वो भी इसको समझ चुके थे कि फूट डालने वाली राजनीति है। बट मुस्लिम लीग चाहती थी कि कांग्रेस भी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो कांग्रेस ने फाइनली जो है वो एग्री कर लिया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसको भी बोल दिया कि ठीक है हम भी इससे एग्री करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को कब एक्सेप्ट कर लिया था? ठीक है, बताइए जल्दी से। सेपरेट इलेक्टोरेट को कब एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने? तो ये एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर में। और इसके बदले में मुस्लिम लीग ने क्या बात मान ली? मुस्लिम लीग ने ये बात मान ली थी कि वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर भारत के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी थी। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन के अंदर में। 1094 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, 1800 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं केवल 7-8 मिनट के अंदर में। तो जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। बट लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आपको बताना यहाँ पर में, कि जो लखनऊ पैक्ट था या लखनऊ अधिवेशन था आपका 1916 का। ठीक है, ये याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन अध्यक्ष थे, ये आप लोग जल्दी से लिख के बता दोगे मुझे। ठीक है, जल्दी से ये भी बता दीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी सेशन के अंदर में जो अंबिका चरण मजूमदार जो अध्यक्ष थे, जो तिलक और जो बाकी के लोग थे, तिलक और जो गरम दल के लोग थे, जो 1907 में अलग हो गए थे कांग्रेस से, वो कांग्रेस में वापस आ गए। ठीक है, कांग्रेस में उनकी घर वापसी हो गई थी। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर कर देंगे सारे के सारे लोग, कौन कहां से थे। ठीक है, गुड। नाउ फ्रेंड्स, एक देखिए क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेजेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में किसने मिला, कब मिला दिया गया था? ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने नेशनल मूवमेंट वाली क्लास के अंदर में करवाया हुआ है। ठीक है, मैं फिर से अगर आप लोग चाहोगे तो फिर से मैं पूरा का पूरा आप लोगों को करवा देता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए इसका ना फ्रेंड्स बेसिकली बात कुछ यू है। ठीक है, कि लोकमान्य तिलक जो थे, लोकमान्य तिलक, उन्होंने अपनी होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, अप्रैल में, अप्रैल 1916 में। और जो तुम्हारी चचा की लड़की थी एनी बेजेंट, ठीक है, उन्होंने अपनी होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, सितंबर 1916 में। ठीक है, ये याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर पूना में था, पूना में, बेलगांव में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर पूना में था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर था आप लोगों का अडियार मद्रास में, अडियार, अडियार मद्रास में, मद्रास में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब क्या होता है, ये दो होम रूल लीग हो गई। अब दोनों होम रूल लीग को क्या किया गया, मिला दिया गया। ठीक है, दोनों की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1916 में हुई थी, अलग अलग। दोनों को मिला दिया गया, एक कर दिया गया, होम रूल लीग ऑफ इंडिया कर दिया गया 1918 में, 2 साल बाद दोनों का मर्जर कर दिया गया। ठीक है,
दोनों को मर्ज कर दिया गया 1918 में। ठीक है, फिर उसके बाद में और 2 साल आगे बढ़ो आप लोग, उसके 2 साल बाद, ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी ने क्या किया, ठीक है, महात्मा गांधी होम रूल लीग के अध्यक्ष बनते हैं और उन्होंने बोला कि भाई मैं अध्यक्ष है, मैं बड़ा है, तो मैं फैसला लेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया। तो अब देखो आप लोगों के कितने क्वेश्चंस बन गए। होम रूल लीग के 2 बड़े नेता कौन थे, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, कौन से साल होम रूल लीग की स्थापना की गई, 1916 में की गई। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लिया। दोनों होम रूल लीग को एक साथ मर्ज कर दिया गया 1918 में। दोनों जो होम रूल लीग थी अभी एक बन चुकी थी, उसका कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया, 1920 के अंदर में, कांग्रेस में विलय कर दिया गया 1920 के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, महात्मा गांधी ने वो विलय करवा दिया था, गांधी जी ने मर्ज करवा दिया कांग्रेस के अंदर में। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने में मर्जर हो गया उसका 1920 के अंदर में, और इस तरीके से होम रूल लीग अपने आप में खत्म हो गई क्योंकि कांग्रेस में मर्ज हो गई वो। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट था आपका। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए एक बार फिर से कमेंट के अंदर में। ठीक है, 2000 बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स और केवल 1300 लाइक्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका भी आंसर आप लोग सभी लोग कर देंगे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक समय अपने अधिवेशन का आयोजन किया था। ठीक है, ज्वाइंट सेशन किया था उन्होंने। ये आंसर आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे हम लोग ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ सके। फिर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो है इसका आंसर कर सके। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा ऐसे मुझे उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पर में, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं इसको पूरा आप लोगों को प्रीमियम कंटेंट के साथ में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए। विक्रांत सिंह राठौड़ जी, आप जो है ना अ, वो आप एक बार टीम से कनेक्ट कर लीजिए। आपकी आवाज सपनों में भी गूंजने लगी है, रैंक लाना है तो लाना है। वेरी गुड अनूप। ठीक है, सपने में गूंजनी भी चाहिए आवाज, क्योंकि सपने में भी जब गूंजेगी ना आवाज आपकी, ठीक है, ओके, चलिए, आई थिंक फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आप लोगों की जो है आने लगा होगा आप लोगों को बढ़िया से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा रहा था फ्रेंड्स कि आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। देखिए हो सकता है कि आपको अभी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में टफ लगे ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को ये ईजी लगने लगेगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं होम रूल लीग इन बिहार कितना बढ़िया तरीके से, देखिए आपको मैंने करवाया हुआ है ये पूरा अच्छे से पेड क्लास के अंदर में, आप लोग खुद से देख सकते हो कि 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है, बांकीपुर में बिहार होम रूल लीग की स्थापना हुई थी बिहार के अंदर में। इसके अध्यक्ष कौन थे, मजहर उल हक, मौलाना मजहर उल हक, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। उपाध्यक्ष कौन थे, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब क्या क्या पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी गौर फरमाइए। 16 दिसंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर में हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बांकीपुर पटना के अंदर में हुई थी। ठीक है, बिहार होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, और उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। इस पर ही क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, इस पर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर में, ध्यान से देखिए आप लोग। व्हेन एंड वेयर वाज द होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का हुआ था 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को पटना के अंदर में। तो 16 दिसंबर 1915 नहीं हो सकता और 16 नवंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। उपरयुक्त में से एक से अधिक आंसर नहीं हो सकता, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने याद रखना था। कितने लोग अब यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, मैं पूछूं आप लोगों से। चलिए, 1482 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन तक आप लोगों ने 2000 इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, सभी बच्चों ने, ताकि पूरी टीम जो है वो मोटिवेट फील करे। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा इस प्रकार से मैं आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में पूरा नेशनल मूवमेंट करवाया हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन लिया था ताकि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा सकूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था ना, वो ये क्वेश्चन आपको करवाने के लिए लिया था ताकि आपको एक फ्लो बना सकूं, आप लोगों को एक मोटिवेशन जनरेट कर सके आप लोगों के अंदर में।
ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा बिहार होम रूल लीग वाला एक और। कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, क्या किया था? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज को, वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो था, जो मुस्लिम्स को अलग से दिया गया था 1909 के अंदर में, क्या वो एक्सेप्ट कर लिया था? तिलक जो है उनको अगले सेशन के लिए इलेक्ट कर लिया गया। ठीक है। कुछ हसरतें ऐसी, ठीक है, जो कभी पूरी ना हुई। ठीक है। तो लोकमान्य तिलक जो है वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है। लोकमान्य तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है। तो ये बोलना कि उनको अध्यक्ष चुना गया, ये सरासर यही गलत क्वेश्चन, ये गलत पॉइंट होगा, क्योंकि लोकमान्य तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है। गांधी जी जो है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, भाई गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की, असहयोग आंदोलन गांधी जी का 1920 में आया था। तो गांधी जी 1916 के अधिवेशन में कैसे रखेंगे? 4 साल पहले ही। ठीक है। तो ये भी गलत है। ठीक है। वो तो जालियनवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत रॉन्ग्स वगैरह जो हो रहा था, उसके वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था। एक्सट्रीमिस्ट लोगों को बाहर निकाल दिया गया। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? लोकमान्य तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, अरबिंदो घोष टाइप के जो लोग थे, उन लोगों को मतलब बाहर निकाल दिया गया बोल रहा है। जबकि उल्टा हुआ, तिलक और उनके जो साथी थे, ठीक है, उनको कांग्रेस में वापस लिया गया था। बाहर निकाला गया था क्या? नहीं, वापस लिया गया था। उल्टा हुआ था इसका, एक्सपेल नहीं किया गया था उनको, वापस लिया था। जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है, वही आप लोग देखिए ना। अब आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन, कौन थे प्रेसिडेंट उस समय? वो मॉडरेट प्रेसिडेंट थे, मतलब नरम दल के नेता थे वो, कांग्रेस के, जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन के समय में तिलक और उनके सपोर्टर्स को कांग्रेस में वापस ले लिया था। तो वापस ले लिया था ना उन्होंने। ठीक है। उन्होंने बाहर थोड़ी निकाला था, वापस ले लिया था। तो ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने इतनी पूरी मेहनत की, पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे से समझाया। ठीक है, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वापस से इस क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई प्रीत में एक रतन, तुम जड़ो मैं जड़ू, ठीक है, एक नया व्याकरण, मैं गढ़ू तुम गढ़ो। ठीक है। तो भाई एक दूसरे की बात माननी पड़ती है, समझना पड़ता है। तो कांग्रेस एग्री कर ली थी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, या सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, अलग निर्वाचक मंडल के लिए। ठीक है, ये भी आपको बताया था मैंने। ठीक है। तो वही वाली बात है आपकी कि यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लिया था कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज को। ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ताकि अब मेरे को मेरे बच्चों का रैंक सिलेक्शन के साथ साथ में रैंक भी करने हैं मैंने। ठीक है, रैंक भी अब लेकर आना है। और मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जो मैं 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज चलाने वाला हूँ ना ऐप के अंदर में, TRE 4 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, वो इसीलिए कि टीआरई मुझे बच्चे चाहिए टॉप 100 में किसी भी कंडीशन में। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग सभी लोग, जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे इसका। 1613 लाइक्स आपने कर दिया, जल्दी जल्दी से बताइए, और एक बार शेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि 3000 हमें बच्चे भी करने हैं यहाँ पर में लाइक। सर फॉर्म भरने के बाद कब और कैसे टेस्ट देना है? देखिए अनूरिया यादव जी, पिछले बार टेस्ट हुई थी। ठीक है। और अब नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होंगी, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ होगा उन्हीं लोगों को जो है वो टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो फॉर्म है नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, क्लास के बाद में उसको भर देना है। जब भी टेस्ट होंगी मैं अनाउंस करूंगा लाइव यूट्यूब के ऊपर में। ठीक है, जैसे पिछले बार किया था, तो वैसे ही अनाउंस करूंगा, और उसके बाद में आप टेस्ट दे पाओगे फिर। ओके। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मुझे, आप लोग इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, इतने प्यार से पढ़ रहे हो, मुझे एक आइडिया और आया है। क्या मैं पिछली टेस्ट का एक अटेम्प्ट आप लोगों को और दे दूं? सभी लोगों को कितने लोग चाहते हैं मुझे बताइए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एक अटेम्प्ट और दे देता हूँ उस टेस्ट का, ताकि आप लोगों की एक और रिवीजन हो जाए। जितने लोग चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नीचे में लेक्चर के बाद में भी कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा कि कितने लोग चाहते हैं। मैक्सिमम लोग चाहते होंगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एक अटेम्प्ट और खोल दूंगा उसके लिए। सभी लोगों के लिए, जो बच्चे नए फॉर्म भरे ना, उन लोगों के लिए भी एक अटेम्प्ट खोल देंगे अपन। तो एक नागरिक ब्लैंक के तहत मौलिक अधिकारों का किसी भी उल्लंघन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 32 के तहत जा सकता है, 32 के तहत। इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने क्या कहा है? फेफड़ा, दिमाग, ठीक है, हाथ पैर नाक आंख कान दिल आत्मा, क्या कहा है उन्होंने? बताइए जल्दी से। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे। ठीक है, अब ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिहार में होम रूल लीग शुरू करने के लिए बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, कौन सा साल था, ईयर कौन सा था, ठीक है, ये भी बता देंगे। और उसके अध्यक्ष कौन थे पहले, ये मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसको करवाया हुआ है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग इसका आंसर करने में आप सक्षम हो गए होंगे। ठीक है, तो कहां पर में आयोजित हुई थी बिहार में होम रूल लीग शुरू करने के लिए, तो 1916 में, ठीक है, 16 दिसंबर 1916 में, ठीक है, बांकीपुर में हुई थी। और बांकीपुर कहां पर में है, बांकीपुर है आप लोगों का पटना के अंदर में, तो पटना में हुई थी। ये आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92% लोगों ने सही आंसर किया है। अध्यक्ष कौन थे ये बताइए मुझे, अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ये आप लोग आंसर करिए जल्दी से मेरी नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से पहले। ओके, तो आंसर यहां पर में हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का मजहरुल हक, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक। और उपाध्यक्ष अगर बोल ले तो सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में जो है स्थापित किया गया था, इसकी बैठक हुई थी आप लोगों की पहली बैठक। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग एक एक कदम अब आगे बढ़ रहे हैं हमारे जो है और ज्यादा आप लोग उसके लिए आपके जो है बेहतरी की तरफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अब फ्रेंड्स एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, बाकी इसका आप लोगों ने ये देख लिया है। देखिए फ्रेंड्स, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। लौटता हुआ मानसून भारी वर्षा करता है। अब ये लौटता हुआ मानसून क्या होता है ये समझिए आप लोग। ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स कि इधर साइड से जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में बारिश एंटर करती है, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, केरल में सबसे पहले आती है। ये घूम फिर के क्या होता है इस तरीके से आता है और ऐसे वापसी की तरफ में जाता है। ठीक है, वापसी इस तरीके से वापसी करता है, इस तरीके से वापसी करता है। और जब ये वापसी कर रहा होता है ना, तो इधर वाले तट पे बहुत ज्यादा वर्षा करता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पे बहुत ज्यादा वर्षा करता है वो। और उस तट का नाम क्या है, ठीक है, तो उस तट को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो मैंने बता दिया, लेकिन इस तट को बोलते क्या है, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो कहां पर में करता है ये, कोरोमंडल तट के ऊपर में। ठीक है, कोरोमंडल तट में। सौराष्ट्र तो इधर साइड में है, सौराष्ट्र आप लोगों का। ठीक है, कोंकण की बात करूं तो कोंकण इधर साइड में आपका। तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकते थे आप लोगों के। और गंगा का मैदानी इलाका तो ये है, यहाँ पर में थोड़ी होती है नवंबर दिसंबर में भारी बारिश, कोरोमंडल तट के अंदर में होती है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप सभी लोगों का ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं जितने भी बच्चे हैं मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर तो करते ही रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए आप सभी। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोगों के यहाँ पर में रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा जो है और ज्यादा मुझे मजा आएगी आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, ये याद हो गया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ, ये देखिए आप लोग, ये हमारा भारत का मैप है, ये इस तरीके से बारिश आती है। और ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हो ये वापसी वाला है। अब एक क्वेश्चन आपका बन गया जो लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, बताइए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अभी से आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर देंगे सभी के सभी। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, पेड क्लास की फी देखिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है निहारिका यादव जी, बिल्कुल आप नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगी, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। या फिर आप टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए, या नीचे में एक लिंक भी दी गई है लिंक ट्री की, उस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आज, ध्यान से सुनिए आप लोग, ये 3 क्वेश्चन मैं लगातार कराऊंगा, लेकिन उससे पहले, ठीक है, मैं ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा 2 बार आप लोगों को। ठीक है, 2 बार कराऊंगा मैं ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूं आप लोगों से, एक आप लोगों से प्रॉमिस चाहता हूं, ठीक है, कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर के बाद में आप लोग मुझे फिर से इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बताओगे। ठीक है, मैं आप लोगों की टेस्ट लूंगा लगातार 3 क्वेश्चंस की। ठीक है, और आप लोग मुझे इसका आंसर करोगे। 3 क्वेश्चन मैं फिर से पूछूंगा। ओके, लगातार 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। प्लस आज जो है, आज रात में, ठीक है, 10 PM पर 10 बजे, रात में 10 बजे मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक क्लास करवाने वाला हूँ टीचिंग परीक्षा के ऐप पर TRE 4 के अंदर में। ठीक है, सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो सारी पूरी की पूरी क्लास आपको करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं अलग अलग एग्जाम्स में उनके साथ में, तो जितने भी बच्चे ऐप के अंदर में वो 10 बजे जरूर आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जल्दी से। मैं पहले पढ़ा रहा हूँ फिर उसके बाद में आप लोगों से फिर से टेस्ट लूंगा।
बताओ। हर्षिता गुप्ता जी बिल्कुल हो रही है, आप कहाँ हो? एक बार ऐप आप नंबर पे कॉल कर लेंगे, टीम आपकी हेल्प कर देंगी, आराध्या जी। ठीक है। तो भारत के प्रियम्बल, देखिए प्रियम्बल की जब बात करूं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो फ्रेंड्स आंसर देखिए यहाँ पर में क्या होगा आप लोगों का, वो हो जाएगा यूएसए से ली गई है हमने, अमेरिका से। तो जापान, जर्मनी, इंग्लैंड तो है नहीं, तो आंसर इसका नन ऑफ दी अबव होने वाला है। ठीक है, मैं फिर से पूछूंगा, आप लोगों ने आंसर जो है बिना पोल के करना है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा, बिना पोल के आंसर करोगे आप लोग, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट ई इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है आपके यहाँ। ठीक है, ये आपके पीआरटी में भी पूछे जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी जिसको बोलते हो आप लोग, डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी बताइए, डीपीएसपी कहां से लिया गया है? बिल्कुल, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर कर दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है फ्रेंड्स वो लिए गए हैं आप लोगों के, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से। तो बी आंसर कर दिया 87% लोगों ने, 2500 से ज्यादा बच्चे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लोगों से मैं पूछता हूं कि हमारे भारत के अंदर में एक अवधारणा है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में कि सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग रहेंगी, स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रांग, ठीक है, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू स्टेट, एज कंपेयर टू स्टेट, मतलब एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर, एक ऐसी संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पावर होंगी एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया? ये क्वेश्चन आपका लीक वाला जो पेपर था, ठीक है, जो 15 मार्च को लीक हुआ था पीआईटी का, उसके अंदर में आया था ये क्वेश्चन आपका। तो ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा, ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने लिया था कनाडा से, ठीक है, कनाडा के गवर्नमेंट, कनाडा के संविधान से लिया हुआ है हमने। ओके, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब मैं आगे में आप लोगों को जो है कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से, ठीक है, ये करवाता हूँ मैं आप लोगों को पूरा का पूरा। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, डीपीएसपी की बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बात करता है कि हमारे भारत को कैसा राज्य बनाना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हिंदी में करना हिंदी में करो, इंग्लिश में करना इंग्लिश में करो। कल्याणकारी राज्य बनाएंगे हम लोग, ठीक है, कल्याणकारी राज्य। हमारे भारत के कौन से भाग में दिया गया है डीपीएसपी? भारत के संविधान में 25 पार्ट है, तो 25 में से चौथे नंबर का जो पार्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया गया है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसके आर्टिकल्स आते हैं आपके, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स। ये पूरा डीपीएसपी मैंने करवाया हुआ है पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को, ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से करवा दूंगा आपको। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने दिया है। अब ये नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग अब। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल का मतलब, देखिए सिंपल भाषा में बताता हूं मैं आपको। मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, सरकार ने आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीन ली, तो क्या आप लोग कोर्ट जा सकते हो? बिल्कुल, ठीक है, आपको कोर्ट जाने का अधिकार है, कोर्ट आप जा सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं जस्टिफाइबल या जस्टिशिएबल, ठीक है, कोर्ट जाने का अधिकार, न्यायोचित। ठीक है, लेकिन अगर डीपीएसपी, आपका डीपीएसपी का हनन हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिफाइबल या नॉन जस्टिशिएबल। कोर्ट जाने का अधिकार आपको डीपीएसपी के अगेंस्ट में नहीं है, ये इसका मतलब है। ठीक है, 1960 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 40 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 से, और 2522 लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं, केवल और केवल 500 बच्चे दूर है। एक साथ सारे 2500 बच्चे शेयर कर देंगे तो हम लोग जो है हमारे टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आप दोनों को आपको याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, डीपीएसपी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, नाउ अब देखिए मैं पूरा का पूरा आज आपको जो है फ्रेंड्स रात में 10 बजे पेड क्लास के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से क्या क्या लिया है और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। ठीक है, कम से कम 50 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराऊंगा मैं आपको, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूट जाए इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ब्रिटेन से जो है फ्रेंड्स हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन रहेगा, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता,
कि भाई एक ही नागरिकता रहेंगी पूरे देश के अंदर में। आपको बिहार की नागरिकता है क्या? नहीं। आप बिहार के रहवासी हो सकते हो, लेकिन नागरिक आप केवल भारत के हो। ठीक है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय विधायिका, कैबिनेट प्रणाली, ठीक है, संसदीय सरकार, संसद सरकार को चुनेंगी, ये वाला अधिकार। ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड से हमने लिया है फ्रेंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, मतलब राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में भेजेगा, ये कंसेप्ट हमने यहां से लिया है। इसके अलावा अमेरिका से देखिए हमने कितनी सारी चीजें ली है। सबसे पहली चीज फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, मतलब अगर हमारी संसद ने कोई गलत कानून बना दिया तो भाई उसको सही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग बताइए, सही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर संसद ने गलत कानून बना दिया कोई, तो करवाना चाहिए ना, उसको सही करवाना चाहिए ना हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स उसी के लिए होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं न्यायिक समीक्षा, मतलब कि हम उसको क्या करेंगे, ठीक है, कोर्ट जो है वो डिसाइड करेंगे कि जो कानून बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। अभी क्वेश्चन आया था आप लोगों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं, जो पढ़ाया है वही आया है एग्जाम के अंदर में। ठीक है। तो प्रियम्बल, आज मैं आपको सारे के सारे सोर्सेस करवाने वाला हूँ, और कम से कम 50 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको आज रात में, आज के आज ही ऐप में 10 बजे। तो जितने भी बच्चे ऐप पे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है। कनाडा जो है फ्रेंड्स, इससे हमने लिया है, देखिए ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद, संघीय स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर स्ट्रांग होगा। ठीक है। देन स्टेट्स। बताइए डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि भाई स्ट्रांग सेंटर होगा एज कंपेयर टू स्टेट। ठीक है। कनाडा से, ये देखिए आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए, संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, ऐसा स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया है? कनाडा से। और ये 15 मार्च वाले इसके अंदर में आया था आप लोगों का, 15 मार्च 2024 को लीग्ड पेपर के अंदर में, लीग्ड पेपर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंपल एकदम। ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग देखिए, राज्यपालों को नियुक्त करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होंगी। ठीक है, राज्यों में। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर में जो है वहां के गवर्नर जो होते हैं उनका चुनाव होता है, लेकिन हमारे भारत में और कनाडा के अंदर में केंद्र सरकार राज्यपालों को नियुक्त करती है। आपके राज्यपाल का नाम क्या है, ये भी बता दीजिए जल्दी से। ओके, राज्यपाल का नाम क्या है, जल्दी बताइए आपके। इसके अलावा संवर्ती सूची, ये पूरा का पूरा, और पूरे 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कम से कम इसके। ठीक है। चलिए अब तैयार हो जाइए, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पोल ना दिया जाए, बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे कमेंट में आंसर करते जाएंगे, सभी के सभी लोग। ठीक है, कमेंट में आंसर करना है। 3 क्वेश्चन पूछूंगा लगातार, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर करना है सभी ने, पोल ना दो, सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। यूपी के आनंदीबेन पटेल और बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मनीष सिंह कौशिक राजपूत जो है वो सही खिल गया। ठीक है, उसको उसने बताया ही नहीं कि वो कहाँ का है करके। और कुछ लोग जो है, जो आनंदीबेन पटेल बोल रहे हैं वो सारे के सारे यूपी के हैं। ठीक है, और जो आर्लेकर बोल रहे हैं वो बिहार के हैं। ठीक है, बाकी वाले लोग कहाँ चले गए यार, इधर उधर के। और चलिए आंसर करते जाएंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में इसका। ठीक है, ई होगा, डी होगा, सी होगा, बी होगा, ए होगा, क्या होगा? तो संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता, पूरा जो है अदरक लहसन प्याज आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई, मतलब यूएसए से लिया गया है। यूएसए से हमने प्रभावित होकर बनाया हमारी प्रियम्बल को। ठीक है, चलिए अमेरिका से, तो ई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, कमेंट के अंदर में आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यही पे पूछूंगा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर सेंटर एज कंपेयर टू स्टेट, एज कंपेयर टू स्टेट, ये कहां से लिया है हमने, ये भी आप क्वेश्चन बताएंगे मुझे। स्ट्रॉन्ग सेंटर एज कंपेयर टू स्टेट, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग कहां से लिया गया है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहां से ली गई है। ठीक है, और आज रात में आप लोगों को पूरा करवाने भी वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे ऐप में जुड़े हुए जुड़ आ जाएंगे, और जो अभी तक नहीं जुड़े वो आज आप लोग जुड़कर फ्रेंड्स रात में 10 बजे वाली क्लास में आ सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरिया, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रेल प्रणाली है, सबसे लंबी रेल। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है
ठीक है, कि दुनिया की सबसे लंबी रेल प्रणाली कौन सी है? ट्रांस साइबेरिया। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपको बताना है कौन से दो शहरों को जोड़ती है। जी, लगभग लगभग फ्रेंड 10,000 किलोमीटर के करीब का पूरा वो उनका वो है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये चलती है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के अंदर में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक। आपको मैप में भी दिखा देता हूं मैं। ठीक है, दुनिया की, ठीक है, सबसे लंबी जो है आप लोगों की फ्रेंड्स रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, और सबसे ऊंची चलने वाली है जाइजिंग से लहासा तक चलने वाली जो रेलवे लाइन है। ठीक है, चाइना के अंदर में ये सबसे ऊंची लंबे सबसे ऊंचाई पर चलने वाली जो है आप लोगों की रेलवे लाइन है आप लोगों की। ठीक है, जाइनिंग से लहासा तक चलने वाली। और रशिया के अंदर में ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है वो सबसे लंबी है। कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर, ठीक है, व्लादिवोस्तोक तक, ये दो शहर है वहां तक चलती है। ये मैप है, मैं आप लोगों को जो है इसका वो भी दिखा देता हूँ मैप में। देखिए यहाँ पर मैं, ये देखिए आप लोग, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, दिख रहा है आप लोगों को सेंट पीटर्सबर्ग? यहां से ऐसा पूरा का पूरा ये व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, इतना लंबा इसका डिस्टेंस है व्लादिवोस्तोक तक। तो नाम क्या है इसका? नाम है ट्रांस साइबेरिया। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। कहां से कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक। ये एनसीईआरटी के एनसीईआरटी, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, 8 स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का फ्रेंड्स पीआरटी से लेकर आप लोगों का 11 12 तक के सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, लूसेंट की सीरीज कब से शुरू होंगी? जल्दी ही शुरू होगी अचल कुमारी जी। कुलदीप सर जो है वो आपको पता है, ठीक है, कि आ चुके हैं अभी, मतलब बेबी लेकर नहीं आए हैं वो आप लोगों के, नहीं तो आप लोग इंतजार करोगे कि सर जो है वो आपका छोटा भाई बहन लेकर आ गए। अभी जो है प्रक्रियाधीन है वो प्रक्रिया। ओके, चलिए। तो सबसे लंबी रेल प्रणाली किन दो शहरों को जोड़ती है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक के बीच में। ठीक है, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लगा। सेशन को लाइक करने के साथ साथ में फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग 6,12,000 सब्सक्राइबर से केवल 52 सब्सक्राइबर्स दूर है 6,12,000 के परिवार होने से। हम लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे जल्दी जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स एक नागरिक के तहत, ठीक है, अगर आपके कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वो आर्टिकल नंबर 32 है वो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं पुस्तक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, ये क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए इसका भी आंसर। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा, दादा भाई नौरोजी। आंसर लगा हुआ है आप लोगों का, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पूजा पासवान जी देखिए, ऐप के अंदर में ना वहां पर में शेड्यूल में नीचे में दिख जाता है कि कौन सी क्लास कब कब है, पूरी की पूरी नीचे में। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आए कहीं पे भी कभी भी, तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दोगे तो टीम भी बिल्कुल मदद कर देंगे आपकी। तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरो, ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी के अंदर में भी आ चुका है, बीपीएससी असिस्टेंट में भी आ चुका है 2023 में। ठीक है, मैं इनके बारे में कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन की मदद से। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इनको कहते हैं आप लोग। इनकी जो पुस्तक थी फ्रेंड्स, ठीक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि धन की निकासी का सिद्धांत दिया था कि कैसे अंग्रेज भारत से पैसा ले रहे हैं और इंग्लैंड के अंदर में जो है वो भिजवा रहे हैं। तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। रास्त गोफ्तार नाम का अखबार किसने निकाला था, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। रास्त गोफ्तार, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए 2302 लाइक्स हो चुके, 23 3 हो चुके हैं अभी। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सभी। ओके, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। आंसर करो इसका। मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता रहूंगा बार बार जो है, जहां जहां मौका मिलेगा वहां वहां रिवीजन करवाता रहूंगा।
एक बार शेयर भी कर देंगे सभी, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप लोगों की जो भी ग्रुप हो, लाइब्रेरी का ग्रुप हो आपका, ठीक है, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, कॉलेज ग्रुप हो, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। बिल्कुल हरफन मौला प्रीति जी, आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट सबके लिए फ्री है। नीचे में जो लिंक है ना, वो जब जब भी टेस्ट उसमें ऐड होंगी, मैं आपको यूट्यूब पे अनाउंस करूंगा, बस वो फॉर्म भर के रख देना। जब भी टेस्ट होंगे आप लोगों को पता चलेगा। और वो पिछले वाली टेस्ट जितने भी लोग चाहते हैं कि एक जो है आपको दिया जाए वापस से, ठीक है, तो वो कर देंगे हम लोग। ओके, तो आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे आप लोगों का। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे कौन से दो शहरों को जोड़ता है? जल्दी से वो दो शहरों के नाम आप लोग लिखोगे कमेंट में। दो शहरों के नाम आप लोग लिखोगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, दोनों शहरों के नाम। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। देखिए, ये है रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन। रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसका वो बताता हूँ। ठीक है, जो एनसीईआरटी में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, वो मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का जिस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो रॉलेट सत्याग्रह के समय में वायसराय कौन थे, और जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। दिस एक्ट ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाई, प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड था ही नहीं है। भारतीय नेता और जनता ने इसे श्वेत विधेयक कहा, व्हाइट बिल। अरे व्हाइट बिल क्यों कहेंगे, हमने ब्लैक बिल कहा था भाई, ब्लैक बिल कहा था, काला कानून कहा था, सफेद कानून थोड़ी कहा था हमने इसको। ठीक है, तो ये भी गलत है आप लोगों का। सही वाला पूछा है ना आप लोगों से। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये वाला तो सी सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता कि भाई किसी को भी अगर उसको लगे कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है या उसने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको जो है वो तुरंत, ठीक है, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट जो था वो बड़ा ही खतरनाक था आप लोगों का। ओके, तो मैं बता दूं आप लोगों को, रॉलेट एक्ट जो है, जो रॉलेट एक्ट था वो, उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह किया गया था 1919 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसमें जो है फ्रेंड्स बोला गया कि अगर कोई भी सस्पेक्ट होता है टेररिस्ट का, कोई भी जिस पे भी शक हो, जैसे मान लीजिए कल जाके आप पे शक हो जाए सरकार को कि आप टेररिस्ट हो, ठीक है, तो आपको उठा के लेके चली जाएंगी सरकार, और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के आप लोगों को पुलिस अपने पास में रख सकती है। तो बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के 2 साल तक अपने पास रखने का अधिकार था। ठीक है, तो गांधी और जिन्ना जैसे जो नेता थे उस समय में बड़े बड़े, उन्होंने जो है फ्रेंड इसको काला कानून और शैतानी और निरंकुश कानून भी कहा था। ठीक है, शैतानी और निरंकुश कानून। उस समय में वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके तुरंत बाद जो है फ्रेंड्स एक घटना घटी थी जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, मतलब पहले रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह हुआ। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल को आप लोगों का। ठीक है, 6 अप्रैल को। ठीक है, इसको डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, अपमान और याचना का दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका अपमान और याचना या अपमान और प्रार्थना के दिवस के रूप में 6 अप्रैल को। तो रॉलेट सत्याग्रह कौन से दिन मनाया गया था? पूरे देश भर में, मतलब ये पहला आंदोलन था जो देशव्यापी था, मतलब ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या हुआ कि दो नेता थे हमारे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। तो हम लोगों को आया गुस्सा, ठीक है, जो हमारे पंजाबी भाई लोग थे उन लोगों को आया गुस्सा। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, बैसाखी का दिन था, मतलब त्योहार वाला दिन, उस दिन उन्होंने क्या किया, जो अमृतसर के अंदर में जालियन वाला बाग था वहां पर में वो लोग इकट्ठा हुए। सरकार ने वहां पर में कर्फ्यू लगा दिया, धारा 144 लगा दी वहां पर, बोला कि भाई कोई आएगा नहीं यहाँ पर में। ओके, ओके, तो क्या होगा कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई, बैसाखी का दिन था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू को अरेस्ट करने के विरोध में। उस समय माइकल ओ डोयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने अपने एक चंगू, ठीक है, जिसका नाम था जनरल डायर, उसको बुलाया, जनरल डायर को। ये माइकल ओ डोयर है, ठीक है, इनका नाम है माइकल ओ डोयर और इसका नाम है जनरल डायर। तो जनरल डायर को उन्होंने बोला कि जाओ वहां पर में स्थिति को नियंत्रण करो। जनरल डायर गया, ठीक है, और वहां पर में ढाई 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 उसने गोलियां चला दी। ठीक है,
गोलियां चला दी। तो ये जो है फ्रेंड्स ऐसी घटना थी जिसमें जो है वो सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। वैसे तो आधिकारिक रूप से जालियनवाला बाग हत्याकांड के अंदर में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, ये आप लोगों का एक अलग आंकड़ा है, ठीक है, ये एक अलग है। लेकिन एक्चुअल में जो है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, उससे ज्यादा मृत्यु हुई थी, ठीक है। जो 379 जो आंकड़ा दिया जाता है ना, वो सरकारी आंकड़ा था आधिकारिक रूप से। लेकिन एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनका मानना था कि कम से कम 1300 लोग मरे थे करके, ठीक है। और इन्होंने कितना बताया आधिकारिक रूप से? केवल 379 लोग, ठीक है। तो जनरल डायर और माइकल ओ डुएर में फर्क है, ठीक है, ये याद रखना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय में भारत के वाइसराय थे। इस पर क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं मैं अभी आपको थोड़ी देर में। 2408 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से 2500 क्रॉस करवाना है आप लोगों ने। और सेशन को जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में? जल्दी बताइए आप लोग, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से लूं तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनसीईआरटी में दिया हुआ है भूदान आंदोलन। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं भूदान आंदोलन की बात करूं आप लोगों से, तो आचार्य विनोबा भावे जो थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। देखिए, अगर भूदान आंदोलन के बारे में बात करें, आप लोगों से एक क्वेश्चन बनता है कहाँ से शुरू हुआ था, तो आज का जो पोचमपल्ली नाम की जगह है ना, वहां से ये शुरू हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। वैसे पहले ये पड़ता था आप लोगों का आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब ये पड़ता है तेलंगाना में, पोचमपल्ली। तो इन्होंने 1951 के अंदर में इसको शुरू किया था। इसमें था क्या कि अगर किसी के पास में बहुत ज्यादा जमीन है, तो वो कुछ जमीन जो है ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसके पास में जमीन है ही नहीं। इसको भूदान आंदोलन बोला गया था, ठीक है। इसको जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, ठीक है, रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि रक्तहीन क्रांति किसको कहा जाता है। तो वैसे तो एक क्रांति थी आपकी ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, 1688 का इंग्लैंड में हुआ था। बट अगर उसके परिप्रेक्ष्य में ना पूछते हुए बोला जाए कि भारत में रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है, तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है भूदान आंदोलन को, ठीक है। भूदान ग्रामदान आंदोलन इसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। और इस आंदोलन के अंतर्गत काफी सारे लोगों ने अपनी जमीन दान की। आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे भारत के जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति भारत के। चलिए, तो भूदान आंदोलन से कौन रिलेटेड है? तो विनोबा भावे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए, आप लोगों की साइंस की क्लास भी है फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर के अंदर में, जल्दी से हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का मैं करवाता हूँ जल्दी से आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? और ध्यान से आंसर करना फ्रेंड्स इसका, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि आप लोग इसका आंसर करोगे। और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, उसके ऊपर में कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग सभी लोग, ठीक है। या इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप टीचिंग परीक्षा ऐप पर भी जा सकते हो। आज रात 10 बजे मैं आपको सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे पीआरटी से लेकर 11-12 तक के एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका पीआरटी के जीएस के अंदर में सारे के सारे जीएस में प्लस 6 to 8 के अगर आप एसएसटी दे रहे हो तो उसके अंदर में, पॉलिटिकल साइंस के अंदर में, ठीक है, 9-10 दे रहे हो, 11-12 दे रहे हो, उसके अंदर में सब्जेक्ट कंसर्न में भी पूछा जा सकता है। और मैं कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आज, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 2500 प्लस लाइक्स करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर में हम इस पे पहुंचे हैं, और जितने भी लोग हैं जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है। केवल जो है हम लोग यहाँ पर में अराउंड 30 के करीब सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग 6,12,000 का परिवार होने में, ठीक है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे कि जो है ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन, ये कौन से दो शहरों को जोड़ती है? अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद आ रहा है तो बता दीजिए मुझे जल्दी से, ताकि एक बार आपकी रिवीजन हो जाए। और जितने भी बच्चे चाहते हैं कि आप लोगों का मैं एक बार टेस्ट आपको ओपन कर दूं,
ठीक है, तो मैं ओपन कर दूंगा। जितने बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो नीचे में फॉर्म भर देना, आप लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जो भी उसका एक्सपेंस आएगा, जो भी आता है वो मैं मेरे तरफ से पे कर दूंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो मैं पे कर दूंगा मेरी तरफ से। ठीक है, तो आप लोग जो है वो फॉर्म भर देना, आप लोगों को मिल जाएगा। जितने भी लोगों ने नहीं भरा है उनके लिए, जिन्होंने भर दिया वो ऑटोमेटिकली हो गए उसके अंदर में, डोंट वरी। ओके, चलो तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अभी आप लोगों की साइंस की क्लास है। ठीक है, और जो है आप लोग उसके अंदर में भी चले जाइए, अच्छे से साइंस की क्लास को करिए आप लोग। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन सर भी आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए हैं। ओके, बाकी हम लोग कल मिलते हैं हमारे सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।